Good. So, good morning, all of you. Today we are going to start with the fifth unit. So, fifth unit में I am going to start with the important topics first. तो सबसे पहले कुछ important topics पढ़ेंगे जिसपे आपका सेमेस्टर एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता है. उसके बाद फिर रेस्ट जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करेंगे. कवर सारे टॉपिक्स करेंगे बट यहाँ पर आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, इसलिए हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक से करेंगे. सो द टुडेस टॉपिक इज डिस्क शेड्यूलिंग. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क शेड्यूलिंग. बेसिकली डिस्क शेड्यूलिंग in disk scheduling what we have to study the structure of disk. यहाँ पर disk से मतलब है secondary storage. secondary storage disk का structure पढ़ना और उसके scheduling पे से क्या जरूरत है, importance क्या है scheduling की, scheduling क्या होता है और उसके related कुछ algorithms पढ़ेंगे. तो सबसे पहले start करते हैं कि यहाँ पर जो आपका टॉपिक है डिस्क शेड्यूलिंग में सबसे पहले कि डिस्क का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो पहला पॉइंट इसमें इन दिस इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्क प्लेटर. इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क प्लेटर. डिस्क प्लेटर से बेसिकली मतलब क्या है, जैसे आपके पास सीडीज होती हैं तो सीडीज के टाइप से हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज जो मिलके बनता है वो बनता है डिस्क प्लेटर से. तो सिमिलर टाइप की थिंग्स, एक सीडी टाइप की एक सर्कुलर इमेज या सॉरी एक सर्कुलर पार्ट जो सीडी की शेप का होता है जिसका डायमीटर होता है 1.8 से लेके 5.25 इंच. ठीक है, तो इस बीच के आपके कुछ प्लेटर्स होते हैं जो एक बंडल टाइप के लगते हैं जैसा आपका स्टैक होता है. ठीक है, तो एक के ऊपर एक प्लेटर्स रखे हैं. यहाँ पर जो प्लेटर्स हैं प्लेटर्स के दोनों साइड पर मैग्नेटिक कवरिंग है. ठीक, मैग्नेटिक कवरिंग का क्या पर्पस है कि जो हमारा प्लेटर है उसका पर्पस ये है कि उस पे हम दोनों साइड पे डेटा स्टोर कर सकें. ठीक है, तो जो ये मैग्नेटिक कोटिंग है यही हमें अलाउ करती है अपने प्लेटर के ऊपर डेटा स्टोर करने के लिए. इसके अलावा हमारे जो डिस्क होती है उसमें एक डिस्क आर्म होता है. डिस्क आर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा को रीड या राइट करने के लिए. जब भी हमें सेकेंडरी स्टोरेज में कोई मीडियम में डेटा रीड करना है या डेटा राइट करना है तब हम डिस्क आर्म का यूज करते हैं. डिस्क आर्म उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाएगा और फिर हम वहां से डेटा को रीड या राइट करेंगे. इसके अलावा जो प्लेटर है, अब हर एक प्लेटर आपका डिवाइडेड है कुछ सर्कुलर ट्रैक्स में जिसको हम लोग ट्रैक्स कहते हैं. हर एक ट्रैक अगेन डिवाइडेड है हमारा सेक्टर में. यहाँ पर अभी सिर्फ टर्म समझ लीजिए, अभी आपको ये डायग्राम में ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रैक्स हैं, ठीक है, the set of tracks that are one arm position from the cylinder. अब बेसिकली हमने क्या बताया, जो हमारे पास प्लेटर्स हैं प्लेटर्स हमारे ट्रैक्स में डिवाइडेड हैं. अब ट्रैक्स से हमें मूव करना है पर्टिकुलर पोजीशन पे. एक आपके प्लेटर में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सिलेंडर या ट्रैक्स हो सकते हैं. जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूले से. यहाँ पर फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ सरफेस इनटू नंबर ऑफ डिस्क 2 इनटू नंबर ऑफ डिस्क. ठीक है, मतलब जितनी सरफेसेस हैं, सपोज मैंने 5 प्लेटर से बनाया तो या तो 5 प्लेटर्स हम काउंट कर लें, अगर हम डिस्क काउंट कर रहे हैं तो 2 इंटू 5 क्योंकि दोनों साइड पे मैग्नेटिक कोटिंग है तो दोनों साइड पे ही हम डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट, एक सरफेस में कितने ट्रैक्स हैं और हर एक ट्रैक में कितने सेक्टर्स हैं और साइज ऑफ ईच सेक्टर. अब इसको डायग्राम से समझिए. बेसिकली डायग्राम में क्या है, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर सेकेंडरी मेमोरी.
अभी आपको क्या बताया, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी दैट इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेटर्स। तो यहाँ पर प्लेटर्स क्या है, ये ठीक है, ये जो सर्कुलर आप शेप का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्लेटर। अब डिस्क हमारा होता है कलेक्शन ऑफ प्लेटर, मतलब एक हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आपका प्लेटर होगा, इट इज कलेक्शन ऑफ मोर देन वन प्लेटर। तो जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतने ज्यादा यहाँ पर प्लेटर्स हमें यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अब हर एक जो प्लेटर है इसके दोनों साइड पे, मतलब फ्रॉम टॉप और बॉटम दोनों साइड पर एक मैग्नेटिक लेयर की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से हम इस प्लेटर पे कुछ इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटर्स के साथ अब जो ये प्लेटर है, हर एक प्लेटर को हम कुछ सर्कुलर ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको सर्कुलर ट्रैक दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रैक। ठीक है, दिस इज सर्कुलर ट्रैक। तो ऐसे आपकी जो हर एक प्लेटर है वो कुछ n नंबर ऑफ ट्रैक्स में डिवाइडेड है। ट्रैक का नंबर्स आपका सेंटर से स्टार्ट होगा, दिस इज ट्रैक नंबर 0। इसके बाद जो इसके आउटर पे होगा वो होगा ट्रैक नंबर 1, उसके आउटर पे जो होगा वो होगा आपका ट्रैक नंबर 2। तो इस तरह से ये आपके ट्रैक्स हो गए। अब अगेन जो आपका ट्रैक है, ट्रैक फर्दर सब डिवाइडेड है सेक्टर्स में। जो यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे एक सर्कुलर में यहाँ पे छोटे छोटे से जो आपको पार्टीशंस दिख रहे हैं, तो एक जो पार्टीशन है दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, तो हम जो अपनी इंफॉर्मेशन सेव करते हैं वो इंफॉर्मेशन हमारी सेव होती है इन सेक्टर्स में। इसके बाद यहाँ पर एक स्पाइंडल है जिसके अलोंग हमारे प्लेटर्स मूव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक हमारे पास डिस्क आर्म होता है। डिस्क आर्म दोनों साइड से हमें इंफॉर्मेशन रीड करनी है, टॉप साइड से भी और बॉटम से भी। हर एक प्लेटर के लिए इंडिविजुअल डिस्क आर्म होगा। ठीक, अब मुझे कोई इंफॉर्मेशन रीड करनी है तो डिस्क आर्म की पोजीशन को हम मूव नहीं करेंगे, हम सॉरी डिस्क आर्म की पोजीशन को हम मूव करेंगे और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाएंगे जहां पर हमारा डेटा है। सपोज मेरा डेटा इस सेक्टर में है तो इस प्लेटर को हम मूव करेंगे और उसके बाद इस रीड राइट हेड के नीचे लेके आएंगे, तब हमारा इस पर्टिकुलर सेक्टर पे रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये चीज क्लियर हुई, डायग्राम से क्लियर हुआ? एक बार शॉर्ट में फिर से देख लीजिए व्हाट आई हैव टोल्ड। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, जो डिस्क का स्ट्रक्चर है, वो कंसिस्ट होता है कुछ नंबर ऑफ प्लेटर्स से। तो यहाँ पर जो ये सर्कुलर हम डायग्राम में देख रहे हैं, एक सीडी टाइप की इमेज, दीज आर कॉल्ड प्लेटर्स। तो यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल लिया हुआ है इसमें 3 प्लेटर्स हमने यूज किए हैं। हर एक प्लेटर के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे मैग्नेटिक कोटिंग होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर स्टोरिंग द डेटा इन दैट प्लेटर। अब हर एक प्लेटर सब डिवाइडेड होता है कुछ सर्कुलर ट्रैक्स में। ट्रैक्स आपके शुरू होते हैं सेंटर से, तो दिस इज ट्रैक नंबर 1। अगर इसके बाहर एक ट्रैक बना होता तो वो होता है ट्रैक 1, फिर उसके बाहर होता तो वो होता है ट्रैक 2। हर एक ट्रैक डिवाइडेड होता है सेक्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद हमारे पास एक है डिस्क आर्म। डिस्क आर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग रीड राइट हेड है जो रिस्पॉन्सिबल है इस किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में इंफॉर्मेशन से को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। तो जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन रीड या राइट करनी है तो हमें अपने सेक्टर को इस पोजीशन पे लाना होगा उस रीड राइट हेड के अंदर। अब 2 ऑप्शंस थे हमारे पास, हम या तो इस प्लेटर को मूव कराते, प्लेटर को मूव कराते हैं तो ज्यादा दिक्कत होती, तो हम यहाँ पर डिस्क आर्म को मूव कराते हैं।
तो अगर मुझे इस सेक्टर पे रीड करना है तो हमारा डिस्क आर्म मूव करके यहाँ पर जाएगा, अगर इस सेक्टर में रीड करना है तो डिस्क आर्म मूव करके यहाँ पर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसके अलावा ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारी जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है, तो मतलब डिस्क आर्म को मूव कराने में हमारी जो स्पीड होगी वो बहुत कम है। तो इस वजह से हमें जरूरत है इसको इफिशिएंटली मैनेज करने की कि हम किस ऑर्डर में रिक्वेस्ट को सर्व करें। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की। और डिटेल में भी देखते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो अभी बताइए। चलिए, नो क्वेश्चंस। अब देखते हैं डिस्क शेड्यूलिंग का पर्पस क्या है। डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है, डिस्क शेड्यूलिंग का पर्पस क्या है। डिस्क शेड्यूलिंग बेसिकली हम इसको कहते हैं आईओ शेड्यूलिंग भी। आईओ शेड्यूलिंग का मतलब जब हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं तो प्रोसेसेस बहुत रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए या डिस्क से रीड राइट करने के लिए, तो उन्हीं रीड राइट रिक्वेस्ट के लिए हम उनको आईओ ऑपरेशंस यहाँ पर कह रहे हैं, डिस्क पर आईओ ऑपरेशन। तो इसको मैनेज करने के लिए ये हमारा दिस टास्क इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको इंट्रोडक्शन बताया गया था तो उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स में ये पार्ट भी था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डिस्क। तो यहाँ पर डिस्क से मतलब सेकेंडरी मेमोरी को भी वो मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी हमारी रिक्वेस्ट है प्रोसेसेस से आ रही हैं वो सारी की सारी रिक्वेस्ट, अब एक से ज्यादा प्रोसेसेस हैं हमारे पास, तो इनको हैंडल करने के लिए, इनको प्रोसेस कराने के लिए हम एक आईओ रिक्वेस्ट का बफर क्रिएट करते हैं सिस्टम में। जिस प्रोसेस ने जैसे रिक्वेस्ट जनरेट करी हर एक रिक्वेस्ट को हम उस बफर में डालते जाएंगे। जब डिस्क आर्म से हम रिक्वेस्ट सर्व करेंगे तो वो उस आईओ रिक्वेस्ट के पैटर्न पे होगा जिस ऑर्डर में हमारी रिक्वेस्ट आई थी, उस क्यू को हमें प्रोसेस करना है बेसिकली। नेक्स्ट, तो यहाँ पर नीड की बात कर रहे थे, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अब बहुत सारे प्रोसेसेस डिस्क पर रीड राइट की रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, तो उन सारी रिक्वेस्ट को हम एक वेटिंग क्यू में राइट कर देते हैं। सारी रिक्वेस्ट को हमने लग दिया एक वेटिंग क्यू में। अब इस वेटिंग क्यू को हमें प्रोसेस कराना है। अब ये ऐसा पॉसिबल है कि एक हमारी रिक्वेस्ट हो किसी सेक्टर नंबर 1 की और एक रिक्वेस्ट हो सेक्टर नंबर 110 की। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है एडजेसेंट रिक्वेस्ट, उनमें डिस्क आर्म का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा होगा। तो अगर हम हर बार ज्यादा मूवमेंट परफॉर्म करेंगे तो हमारी प्रोसेसिंग स्लो होगी, क्योंकि ये आपका सबसे स्लोएस्ट मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी लार्जेस्ट मेमोरी भी होती है और सबसे स्लो भी होती है। लार्जेस्ट इसलिए क्योंकि इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रैम या आपकी कैश मेमोरी, और स्पीड स्लो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्क आर्म का मूवमेंट परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसी सबको मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का। ठीक है, अगेन इसी डायग्राम में बता रहा हूं, जैसे किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया इस ट्रैक को के लिए, सपोज ये था हमारा ट्रैक नंबर 1, किसी दूसरे सॉरी ये था ट्रैक नंबर 1, अब इसके बाहर हमारा है ट्रैक नंबर 2। ठीक है, फिर इसके बाहर एक लेयर और है, वो है हमारा ट्रैक नंबर 3। लाइकवाइज तो किसी सेक्टर ने रिक्वेस्ट करी किसी प्रोसेस ने इस वाले सेक्टर के लिए, किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करी इस सेक्टर से इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर से रिक्वेस्ट पड़ी है, तो इन दोनों रिक्वेस्ट को हम एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक यहाँ पर आईओ क्यू बनाया। आईओ क्यू मतलब जो डिस्क की हम बात कर रहे हैं, डिस्क पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। सपोज इस प्रोसेस
ये रिक्वेस्ट आई थी प्रोसेस P1 से, ये रिक्वेस्ट आई थी हमारी प्रोसेस P2 से। ये सेक्टर नंबर था सपोज 5 और ये हमारा सेक्टर नंबर था सपोज 110। तो 5 रिक्वेस्ट पहले आई तो हमने यहाँ पर क्यू में सबसे पहले लिखा 5। फिर P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, P2 प्रोसेस ने इस सेक्टर के लिए रिक्वेस्ट किया तो क्यू में हमारा ऐड हो गया 110। लाइकवाइज ऐसे हमारे पास जितने भी रिक्वेस्ट आती गई उनको यहाँ पर हम एंट्रीज करते गए आईओ वेटिंग क्यू में। दिस इज आईओ वेटिंग क्यू। ठीक है, अब जो नेक्स्ट काम है, अब अगर हम जो भी रिक्वेस्ट हैं इनको इफिशिएंटली प्रोसेस करें तो इस तरह से इफिशिएंटली प्रोसेस करना है हमें कि हमारे डिस्क का जो आर्म का मूवमेंट है वो मिनिमम हो। अगर आर्म का मूवमेंट कम से कम होगा तो उतनी जल्दी हम यहाँ पर डिस्क पे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे तो हमारा प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। तो दिस इज द नीड ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का पर्पस ये है जो भी हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेसेस ने जनरेट करी उन सारी रिक्वेस्ट को हमने डाला वेटिंग क्यू में। अब इस वेटिंग क्यू को इस तरह से इफिशिएंटली प्रोसेस करें कि हमारे डिस्क का जो आर्म का मूवमेंट है वो मिनिमम। अब इससे रिलेटेड जो हमारे कुछ टर्म्स हैं उन टर्म्स को देख लेते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ, पहला टर्म है आपका सीक टाइम। सीक टाइम क्या है? द टाइम टेकन टू लोकेट द डिस्क आर्म टू अ स्पेसिफाइड ट्रैक वेयर द डेटा इज टू बी रीड और राइट। मतलब कि हमें जो आर्म को मूवमेंट कराने में टाइम लगेगा, जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया कि सेक्टर नंबर 5 से लेके हमें जाना है सेक्टर नंबर 110, तो इस बीच में हमें डिस्क आर्म को मूव कराना होगा। तो आर्म के मूवमेंट में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम कहते हैं सीक टाइम। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है आपका रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी है इट इज द टाइम टेकन बाय द डिजायर्ड सेक्टर ऑफ द डिस्क टू रोटेट इनटू पोजीशन सो दैट इट कैन एक्सेस द रीड राइट हेड। अब जो हमारे प्लेटर्स थे, प्लेटर्स के केस में जो हमारा डिस्क आर्म है वो पूरी डिस्क पे हर तरफ मूवमेंट नहीं करेगा, वो एक ही पोजीशन पे रहेगा, वो अपना सिर्फ आगे पीछे मूव करेगा आपका जो डिस्क आर्म है, बाकी हम डिस्क का जो प्लेटर है उसको मूव कराएंगे। तो जो प्लेटर को मूव कराने में टाइम लगा वो है हमारा रोटेशनल लेटेंसी। लास्ट है, अब नेक्स्ट है आपका सॉरी ट्रांसफर टाइम। ट्रांसफर टाइम इज द टाइम टू ट्रांसफर द डेटा। अब जितना टाइम हमें ट्रांसफर करने में लगा, ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा, जितना पहले हमने उसको रोटेट करने में टाइम लिया और जो सीक टाइम था इसके हिसाब से, और कितनी हमें बाइट्स ट्रांसफर करनी थी उस पे ये हमारा डिपेंड करेगा। तो अगेन इस चीज को फिर से डायग्राम पे बता रहा हूं। जैसे ये बताया आपको यहाँ पर इस सेक्टर को रीड करना था, तो अब ये आपका जो आर्म है ये आर्म की पोजीशन फिक्स है, तो हमारा आर्म जो मूव करेगा वो सिर्फ ऐसे ही मूव करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगा। बाकी टाइम हमें इस पूरे प्लेटर को मूव करना है। तो मतलब अगर रिक्वेस्ट 5 को सर्व करना था तो सबसे पहले अगर हम डिस्क को सपोज क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं तो हमने इसको यहाँ पर मूव करके लाए। अब ये सेक्टर हमारा डिस्क के रीड राइट हेड के नीचे आ गया तो यहाँ से इंफॉर्मेशन रीड हो गई। अब दूसरी इंफॉर्मेशन रीड करनी थी यहाँ से इस पर्टिकुलर पोजीशन से। तो अब यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा आर्म मूव करके यहाँ जाएगा, अब हम क्या करेंगे अपने प्लेटर को मूव करेंगे जैसे भी कर रहे थे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही कोई डायरेक्शन होगा। अब प्लेटर को मूव किया, यहाँ पर आए, अब ये यहाँ पर था पोजीशन दूसरे या तीसरे ट्रैक में था, तो इस डिस्क आर्म को हमने थोड़ा सा पीछे मूव किया। तब अब जब आर्म उस पर्टिकुलर जो हमारा रीड राइट हेड है जब उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर आ गया तब हमने इंफॉर्मेशन रीड करना शुरू किया। तो
तो अभी मैंने आपको 3 टर्म्स बताए थे। पहला टर्म बताया था सीक टाइम। सीक टाइम का पर्पस है कि डिस्क आर्म को मूव करने में जो टाइम लगा, मतलब हमारा सेक्टर था पहले में, अब सॉरी ट्रैक फर्स्ट में था, अब है ट्रैक 10 में। तो 1 से लेके ट्रैक 10 में मूव करने के लिए डिस्क आर्म को कुछ टाइम लगेगा, उसको हम कह रहे हैं सीक टाइम। यहाँ वाले सेक्टर को रीड करना था, तो हमने इस पूरे प्लेटर को मूव करके इस आर्म के पास लेके आए, नीचे लेके आए। तो इस रोटेशन में जो टाइम लगा, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी। नेक्स्ट आपका था ट्रांसफर टाइम। ट्रांसफर टाइम डिपेंड किस पे कर रहा है कि हम कितना टाइम हमें मूव करने में लगा, अब कितने बिट्स की इंफॉर्मेशन को हमको ट्रांसफर करना है, उस पे डिपेंड होगा हमारा ट्रांसफर टाइम। मतलब ये तो सेकेंडरी मेमोरी से हमने इंफॉर्मेशन रीड करना शुरू किया, अब हम उस लोकेशन पे आ गए, अब उस लोकेशन से हमें 1 जीबी की इंफॉर्मेशन रीड करनी है। तो 1 जीबी इंफॉर्मेशन रीड करने में जो टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आगे कुछ टर्म्स देखते हैं फिर। नेक्स्ट इज डिस्क एक्सेस टाइम। अब डिस्क को एक्सेस करने में टोटल टाइम कितना लगा, तो जो आपको अभी बताया कि सीक टाइम मतलब डिस्क आर्म को मूवमेंट में जितना टाइम लगा, प्लस प्लेटर को मूव करने में जितना टाइम लगा, प्लस ट्रांसफर करने में जितना टाइम लगा, इन तीनों का सम, दिस इज कॉल्ड डिस्क एक्सेस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपका डिस्क रिस्पांस टाइम। अब रिस्पांस टाइम क्या है, हमारा कोई रिक्वेस्ट क्यू में गया, तो क्यू में भी प्रोसेस होने से पहले कुछ देर उसने वेट किया, जो वेटिंग टाइम है, उस वेटिंग टाइम को इस डिस्क एक्सेस टाइम में हमने ऐड कर दिया, दैट इज डिस्क रिस्पांस टाइम। मतलब एक प्रोसेस था, वो 5 सेकंड उसने वेट किया क्यू में, तो 5 सेकंड डिस्क क्यूइंग डिले। सीक टाइम अगेन, जो हमें हेड को मूव करने में टाइम लगा। रोटेशनल लेटेंसी, जो हमें प्लेटर को मूव करने में टाइम लगा। ट्रांसफर टाइम, जो हमें इंफॉर्मेशन को रीड या राइट करने में टाइम लगा, वो टाइम। इन सबका कलेक्शन या सम इज कॉल्ड डिस्क रिस्पांस टाइम। अगर आपसे एवरेज डिस्क रिस्पांस टाइम पूछा जाता है, तो आपके पास जितनी रिक्वेस्ट थी उससे आप इसको डिवाइड कर दें। क्लियर है? एक क्वेश्चन है, हाँ नीलेश बोलिए। सर ये कह रहे थे जो अभी डिस शेड्यूलिंग का बता रहे थे, हाँ उसमें मेन डिस शेड्यूलिंग में इसका मेन पर्पस क्या है, काम मेन पर्पस क्या है इसका? देखिए, जैसे हम लोग ने अभी तक आपसे सीपीयू शेड्यूलिंग हमने पढ़ा था। सीपीयू शेड्यूलिंग में हम क्या करते थे, हमारे जैसे प्रोसेस सिस्टम में आए उनको सीपीयू पे किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट कराएं कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो। वैसे ही यहाँ पर जो भी हमारी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आई डिस्क पे, हार्ड डिस्क, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी, अब सेकेंडरी मेमोरी कोई भी हो सकती है, हार्ड डिस्क भी हो सकती है, आपकी सीडी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, उस सेकेंडरी मेमोरी में जो भी हमारी रीड राइट की रिक्वेस्ट आई, उनको किस ऑर्डर में प्रोसेस करें कि जो हमारा टोटल टाइम है डिस्क एक्सेस टाइम, वो मिनिमम हो। क्योंकि जितना टाइम हमें डिस्क से एक्सेस करने में लगेगा, दैट इज गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्ट द सीपीयू यूटिलाइजेशन। अगर सीपीयू ने एक डेटा को रीड करने के लिए रिक्वेस्ट किया और 10 मिनट के बाद हम सेकेंडरी मेमोरी से उसको रीड करके दे रहे हैं, तो यहाँ पर सीपीयू का टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हुआ। तो इसी वजह से जो भी प्रोसेसर्स ने रिक्वेस्ट जनरेट करी, उनको तो हमने क्यू में रख दिया। अब उस क्यू को इस मैनर में प्रोसेस करना है कि वहां पर जो हमारा डिस्क एक्सेस टाइम है वो मिनिमम। अब वो मिनिमम कैसे होगा उसके देखिए, जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, जो भी आपको डायग्राम दिखा रहा हूं,
अब यहाँ पर मैंने अभी जैसे एग्जांपल में बताया कि एक पर्टिकुलर सेक्टर ये है और एक पर्टिकुलर सेक्टर ये है। अब इस सेक्टर से इंफॉर्मेशन रीड करनी है, तो यहाँ से हमने डिस्क आर्म हेड रीड राइट हेड को के ऊपर इसको लेकर आए और इंफॉर्मेशन रीड कर लिया। नेक्स्ट, अगर इस सेक्टर से करनी है तो इस प्लेटर को रोटेट किया, आर्म को एडजस्ट किया और फिर इंफॉर्मेशन रीड राइट करी। अब जो प्लेटर को मूव करना है, रोटेट करना है, या डिस्क आर्म को जो एडजस्ट करना है, मूव करना है, इसमें हमारा कुछ टाइम लगेगा। ये हमारा हार्डवेयर डिपेंडेंट है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो है। तो अगर इसको हम इस तरह से अरेंज करें कि हमारा ये जो टाइम है ये टाइम रिड्यूस हो जाए, तो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो इस वजह से हमें डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ना है। हाँ, जो डायग्राम अभी मैंने आपको बताया उसमें आपको ये बताया कि जो प्लेटर है, प्लेटर का कलेक्शन है, तो प्लेटर के दोनों साइड पर हमारी मैग्नेटिक कोडिंग होती है, कोटिंग होती है, सॉरी, मैग्नेटिक कोटिंग होती है जो रिस्पॉन्सिबल है डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हर एक प्लेटर डिवाइडेड है ट्रैक्स में, हर एक ट्रैक डिवाइडेड है सेक्टर में। तो यहाँ पर जो ट्रैक और सेक्टर्स हैं ये टॉप के लिए अलग होगा, बॉटम के लिए अलग होगा, दूसरे प्लेटर के टॉप के लिए अलग होगा, दूसरे प्लेटर के बॉटम के लिए अलग होगा। तो इस टाइप से ये आपका हर एक प्लेटर के लिए डिफरेंट होगा। दूसरी चीज, जो आपकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी से मतलब यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, जितना हमारा सेंटर के क्लोज होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पर अगर एक सेक्टर है तो उसमें हम सपोज स्टोर कर सकते हैं, आपका एज्यूम कर लेते हैं कि 5 MB की इंफॉर्मेशन। तो 5 MB इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो हम स्टोर करेंगे उस सेक्टर का साइज बहुत कम होगा, और जो हमारा आउटर ट्रैक पर होगा जो सेक्टर, उसका साइज बड़ा होगा। क्योंकि जब आप इसको डायग्राम को पूरे अगर प्लेटर पे प्लॉट करें तो आपका साइज बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप ट्रैक्स बढ़ाते जाएंगे। अब हर एक सेक्टर का साइज तो फिक्स है, अगर एक सेक्टर हमारा 5 MB का है तो यहाँ वाला सेक्टर भी जो आउटर ट्रैक पे होगा उसका साइज भी 5 MB होगा। अब जो ये इनर ट्रैक होगा, इनर ट्रैक पे जो हमारा सेक्टर होगा उसका साइज बहुत कम होगा क्योंकि ये हमारा सेंटर के क्लोज है, तो इसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, स्टोरेज कैपेसिटी सेम होगी, डेंसिटी कम होगी, और जो आउटर पे होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, उसका साइज बड़ा होगा, स्टोरेज कैपेसिटी उतनी होगी। अच्छा, इसका एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सा एग्जांपल, व्हेनेवर यू आर राइटिंग डेटा ऑन योर सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव, जब भी आप सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव में कोई डेटा को राइट करते हैं, मेरे पास एक सीडी थी 700 MB की कैपेसिटी, मुझे डेटा राइट करना है सिर्फ 100 कैपेसिटी का, 100 MB। तो जब हम उसको राइट करेंगे तो वो सेंटर के अराउंड राइट होगा। आप जब डिस्क राइट हो जाए तो आप सीडी को देखें तो उसका कलर चेंज आपको दिखेगा, क्योंकि वहां पर हमने डेटा राइट किया है तो जो मैग्नेटिक कोटिंग है वो हमारी थोड़ी सी मतलब चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो जाता है, अगर बिल्कुल लेमैन भाषा में बात करें। तो ये चीज आप बिल्कुल क्लियरली विजिबल कर सकते हैं कि अगर आपने कोई हार्ड डिस्क, सॉरी, कोई आपने सीडी ड्राइव लिया है और अगर आपने उसमें थोड़ा सा ही कंटेंट राइट किया है तो आपको उसका कलर चेंज दिखेगा, सेंटर के पास कलर डार्क होगा और आउटर सरफेस पे कलर लाइट होगा। तो यहाँ पर मैं यही बता रहा था आपको कि हमारे जो प्लेटर्स हैं, प्लेटर्स डिवाइडेड है ट्रैक्स में, हर एक ट्रैक डिवाइड है सेक्टर में। तो ट्रैक सेक्टर की कैपेसिटी तो सेम है, चाहे वो इनर ट्रैक पे हो या आउटर ट्रैक पे हो, बस उसका साइज चेंज होगा। तो साइज जो इनर ट्रैक पे होगा वो बहुत छोटा साइज होगा, जो आउटर ट्रैक पे होगा उसका साइज बड़ा होगा। तो यहाँ पर उसी चीज को मैंने डेंसिटी से रिलेट किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए,
नेक्स्ट आगे देखते हैं। सारे टर्म्स हो गए हमारे। नेक्स्ट इज डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। अब यहाँ पर हमें कुछ एल्गोरिथम्स पढ़नी है जिसकी वजह से हम अपने डिस्क एक्सेस टाइम को मिनिमाइज करें। बेसिकली डिस्क एक्सेस टाइम को मिनिमाइज करने का मतलब है यहाँ पर हम अपने डिस्क आर्म के मूवमेंट को मिनिमाइज करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द डिस्क एक्सेस टाइम। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम्स हैं। देयर आर 6 एल्गोरिथम्स इन योर सिलेबस। फर्स्ट इज FCFS, then second is shortest seek time first, next is scan, C-scan, look, C-look. These 6 algorithms are of disk scheduling. ये 6 डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आपके सिलेबस में हैं। मैक्सिमम टाइम एकेटीव एग्जामिनेशन पे इस पे बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। जनरली आपका जो क्वेश्चन होता है वो 90% न्यूमेरिकल आता है। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल पार्ट को कवर कर रहे हैं और थ्योरेटिकल पार्ट में भी इसको कवर करेंगे। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएंगे हर एक एल्गोरिथम के। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम बेसिकली ये आपकी सबसे सिंपलेस्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आपका जो जैसे नाम दे रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो रिक्वेस्ट जिस ऑर्डर में आई उसी ऑर्डर में हम यहाँ पर रिक्वेस्ट को सर्व करेंगे। यहाँ पर सारी रिक्वेस्ट सर्व होंगी तो एवरी रिक्वेस्ट गेट्स अ फेयर चांस। कोई भी रिक्वेस्ट इनडेफिनेट वेटिंग में नहीं रहेगी क्योंकि जिस ऑर्डर में आई थी उस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी कोई रिक्वेस्ट वेटिंग स्टेट में रहे इनफाइनाइट। यहाँ पे डिसएडवांटेज भी हैं इसकी कुछ। पहला डिसएडवांटेज है यहाँ पर ये सीक डज नॉट ट्राई टू ऑप्टिमाइज सीक टाइम। जो सीक टाइम है उसको ऑप्टिमाइज नहीं करता और in some cases it is not giving the best possible service। तो जो हमें बेस्ट पॉसिबल सर्विस किसी और एल्गोरिथम का यूज करके मिल सकती थी वो यहाँ पर हमें जनरली नहीं मिलती। अब इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, पहले क्वेश्चंस देखते हैं फिर इस एल्गोरिथम को दोबारा से इन पॉइंट्स को दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोज आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्यू का स्ट्रक्चर। क्यू कौन सा है, ये IOQ, जो डिस्क का इनपुट आउटपुट क्यू है उसमें कुछ आपको रिक्वेस्ट नंबर दिए हुए हैं। रिक्वेस्ट नंबर है बेसिकली आपके सेक्टर्स नंबर कि किस किस सेक्टर से हमें इंफॉर्मेशन रीड या राइट करनी है। सपोज ये आपको दिया है 198, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67। ये आपको इनपुट आउटपुट क्यू का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर हेड की पोजीशन दी हुई है, हेड स्टार्ट। ठीक है, हेड पोजीशन आपको दी हुई है 53। ठीक है, तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि यूजिंग FCFS एल्गोरिथम यू हैव टू कैलकुलेट द सीक टाइम। हमें सीक टाइम कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द सीक टाइम फॉर दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको IOQ के कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, रिक्वेस्ट किस ऑर्डर में आई है ये। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हेड की पोजीशन, आपको एल्गोरिथम मेंशन है और आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर सीक टाइम। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। व्हाइट बोर्ड विजिबल है आप लोगों को, रेज योर हैंड।
ओके, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमें आईओ क्यू का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो क्यू में हमारे एलिमेंट्स थे 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, ठीक है। और आपको हेड की पोजीशन दी हुई है, हेड विल स्टार्ट फ्रॉम 53, ऐसा कुछ आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? सबसे पहला काम सिंपल सा, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। क्वेश्चंस में आपको डिस्क का साइज दिया होगा, ठीक है, डिस्क साइज दिया होगा, मतलब इट इज हैविंग 0 to 200 सेक्टर्स, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ पर डिस्क का साइज, सॉरी 0 से 199 होगा, दिस विल बी डिस्क साइज इज गिवन एज 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से 199, ऐसा आपको कुछ दिया है क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर एलिमेंट्स थे इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर इस लाइन पे प्लॉट करना है। जो बेसिक मैथ हम लोग पढ़ते थे थर्ड या फोर्थ में, एक टाइमलाइन बनाते थे, वैसे ही यहाँ पर इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, इंक्लूडिंग ऑल। क्यू के भी नंबर्स को कंसीडर करना है, हेड स्टार्ट को भी कंसीडर करना है, डिस्क साइज को भी कंसीडर करना है। तो डिस्क साइज को अगर कंसीडर करते हैं तो हमारा सबसे पहला पोजीशन क्या हुआ, 0, और सबसे लास्ट हुआ 199, ठीक है। तो 0 से 199 के बीच में अब स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला हमारा नंबर क्या हुआ, सबसे छोटा नंबर है 14, तो 14 सपोज कर लेते हैं कि यहां पर कहीं आएगा, इट विल लाई हियर 14। 14 के बाद नेक्स्ट नंबर है 37, 37 यहां पर कहीं आ गया। 37 के बाद नेक्स्ट, अब हेड स्टार्ट 53, सपोज 53 यहां पर आया। नेक्स्ट 65, नेक्स्ट 67, नेक्स्ट 98, नेक्स्ट 122, नेक्स्ट सॉरी 124, नेक्स्ट 183, 183, और दैट्स इट, सारे नंबर्स हो गए। ये समझ में आया? सिंपल सा काम किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, उस स्ट्रेट लाइन पे जो भी आपको क्यू में एलिमेंट्स दिए हुए थे, जो भी रिक्वेस्ट के नंबर्स दिए हुए थे, उन सारे रिक्वेस्ट नंबर को, डिस्क के साइज को, हेड पोजीशन को, तीनों नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए उस लाइन पर हमने पोजीशन मार्क कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या करना है इसमें? अब सबसे पहला काम, हमारा हेड अभी कहां पर है, वेयर इज हेड, हेड आपको दिया है 53 पे, मतलब ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है। अब स्टार्टिंग पोजीशन हो गई हमारी 53। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, इस क्यू को सर्विस प्रोवाइड करनी है, जो भी हमारी क्यू में रिक्वेस्ट पड़ी थी इन सबको सर्विस प्रोवाइड करनी है। पहले हमें जाना है 98 पे। 98 पे जाने का मतलब हमें अपने डिस्क आर्म को मूव करना पड़ेगा। डिस्क आर्म को मूव करके कहां से लेके जाएंगे, 53 से अब ये जाएगा 98 तक, तो 53 से 98 तक एक लाइन प्लॉट करी, ठीक है।
ये हमारी पहली रिक्वेस्ट सर्व होने के लिए हमें डिस्क मूवमेंट कितना करना पड़ा, 98 माइनस 53, 98 माइनस 53 कितना हुआ ये आपका, 98 माइनस 53, दिस इज 45। तो मतलब पहली रिक्वेस्ट को सर्विस करने के लिए हमें मूव करना पड़ा 45, ठीक है। 53 से 98, 53 क्यों लिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन था हेड की स्टार्टिंग पोजीशन है 53। हम FCFS एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं। FCFS एल्गोरिथम कहता है कि जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई उसी ऑर्डर में प्रोसेस करना है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट जो आई थी वो थी 98, तो यहाँ पर 98 पे हम सबसे पहले मूव करें। नेक्स्ट, अब जो दूसरी रिक्वेस्ट है वो है 183। 183, अब हमें 98 से जाना है कहां पर, 183 यहां पर। तो हमने इसी पॉइंट से अब एक लाइन और प्लॉट करी 183 के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर जो हम लाइंस प्लॉट कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारा दिस टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं, टॉप से बॉटम जो मूव कर रहे हैं ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। तो जब पहली रिक्वेस्ट सर्व करी 53 से 98 पे जाने पे कुछ मूवमेंट हुआ, कुछ टाइम लगा होगा, इसलिए जो भी हमारा डायग्राम बनेगा वो हमेशा डाउनवर्ड्स बनेगा, हमेशा बॉटम साइड पे मूव होगा। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि फिर यहाँ वाली रिक्वेस्ट के बाद अगर हम 183 रिक्वेस्ट सर्व कर रहे हैं तो हमारी एरो लाइन ऊपर के लिए जाए। कभी भी आपको ऐसे डायग्राम प्लॉट नहीं करना है जैसे 98 से जाना है 183 तो आपने ऐसे प्लॉट कर दिया, ये नहीं होगा। क्योंकि जब हम 98 से 183 पे जाएंगे तो हमारा टाइम इंक्रीज होगा, तो इंक्रीजिंग टाइम को हम शो कर रहे हैं बॉटम पे, तो इस वजह से ऐसा रिक्वेस्ट कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट 183 पे पहुंच गए, अब 183 के बाद हमें अगली रिक्वेस्ट सर्व करनी है 37 पे। 37 के लिए मतलब हमें यहाँ पर मूव करना है, तो 183 से मूव करा 37 पे यहां तक, ठीक। नेक्स्ट 37 के बाद जाना है 122 पे, तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट 37 से 122 तक। 122 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट 14, 122 से नेक्स्ट रिक्वेस्ट 14, 14 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट 124, 14 से लेके 124। देखिए जितनी भी लाइंस में बना रहा हूं सब बॉटम की साइड पे मूव कर रही हैं, कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैरेलल नहीं होगी। नेक्स्ट 124 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट है 65 पे, मतलब यहां से आर्म को मूव किया यहां तक 65 तक, 65 के बाद मूव किया 67 तक, दिस सारी रिक्वेस्ट सर्व हो गई। तो हमारा जो डायग्राम बना वो डायग्राम है ये। नेक्स्ट, अब कैलकुलेट करते हैं कि सीक टाइम कितना लगा, जो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। पहला हमने कैलकुलेट कर लिया था कि 53 से 98 पे जाने में, तो 98 माइनस 53 45 हो गया। अब 98 से गए 183 पे, तो 183 माइनस 98 दिस इज 85, तो इस पे हमें टाइम लगा 85। नेक्स्ट, अब 183 से हम गए थे 37 पे, तो 183 माइनस 37, 183 माइनस 37 कितना हुआ 146। टाइम माइनस में नहीं होगा तो इसलिए यूनिट हमेशा आपकी प्लस रहेगी 146। नेक्स्ट, अब 37 से जाना है 122, तो 122 माइनस 37 ये आपका हुआ अगेन 85, 122 माइनस 37। नेक्स्ट 122 माइनस 14, 122 माइनस 14 108, तो यहां पर जो टाइम लगा वो लगा 108। नेक्स्ट 14 से 124,
तो 124 माइनस 14 ये आपका हो गया 110। नेक्स्ट 124 से आए 65 पे, तो 124 माइनस 65 मतलब यहाँ पे लगा टाइम 59। नेक्स्ट 65 से 67 मींस 2। ठीक है, तो सबके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर टाइम मेंशन कर दिया कि कितना टाइम हमें लगा यहाँ से इस पे मूव करने के लिए। एज्यूम कर रहे हैं जो ये टाइम लिखा है ये आपका हर एक सेक्टर को प्रोसेस करने के लिए एक यूनिट टाइम लगेगा। तो मतलब हमें 65 से 67 जाना था, हमें मूव कितना करना है, 2 सेक्टर। तो यहाँ पर टाइम को हमने एज्यूम किया है 2 यूनिट्स। अब टोटल सीक टाइम हमारा कितना हो गया, टोटल सीक टाइम इज इक्वल टू जितने भी आपने ये टाइम्स कैलकुलेट किए इन सबको ऐड कर दिया, 45 प्लस 85 प्लस 146 प्लस 85 108 110 59 और 2, इस सबको ऐड कर दिया। ऐड करने पे हमारा क्या आया, 45 प्लस 85 146 85 108 110 59 और 2, दिस इज 640। तो हमारा डिस्क का टोटल सीक टाइम या टोटल मूवमेंट कितना हुआ, दिस इज 640। डिस्क मूवमेंट हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, दिस इज 640। समझ में आया? सिंपल सा काम है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, उस स्ट्रेट लाइन पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स राइट करने हैं और उसके बाद बॉटम में मूव करते हुए हर एक रिक्वेस्ट को सर्व करना है। 2 रिक्वेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है, वो आपका होगा डिस्क मूवमेंट। यहाँ पर जो भी आप मूवमेंट निकालेंगे वो कभी भी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसको हम पॉजिटिव में ही रखेंगे। बाद में लास्ट में पूरा मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने सबको ऐड कर दिया, बस दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको अपने आप से सॉल्व कीजिए। हाँ, क्वेश्चन इज disk is having, suppose that our disk drive has 5000 cylinders numbered 0 to 4999. The drive is currently serving
currently serving a request at cylinder 143 and the previous request was at cylinder 125. The queue of pending request in FIFO order is this 86 1470 913 1774 948 1509 1022 1750 130. Starting from the current head position, you have to calculate what is the total distance in cylinders that the disc arm moves to satisfy all the pending requests for each of the for FCFS disk scheduling algorithm. ठीक है, हमें इसमें टोटल डिस्क आर्म मूवमेंट कैलकुलेट करना है यूजिंग FCFS एल्गोरिथम. अगेन जैसे यहाँ पर इस केस में हमें IOQ दिया हुआ था, सेम आपको यहाँ पर IOQ दिया हुआ है. यहाँ पर हमें हेड की पोजीशन दी हुई थी. यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ड्राइव इज करेंटली सर्विंग अ रिक्वेस्ट एट सिलेंडर 143. मतलब हमारा हेड पोजीशन कहाँ पर है अभी 143 पर. एंड द प्रीवियस रिक्वेस्ट वाज एट सिलेंडर 125. इसका यूज FCFS एल्गोरिथम में नहीं होता, तो इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दीजिए. जो और CPU शेड्यूलिंग की इंफॉर्मेशन है वहां पर इस इंफॉर्मेशन का हम जो डिस्क शेड्यूलिंग आपकी एल्गोरिथम्स हैं वहां पर हम इसका यूज करेंगे. नेक्स्ट आपको एल्गोरिथम गिवन है, FCFS एल्गोरिथम से आपको कैलकुलेट करना है. आपको कैलकुलेट करना है टोटल डिस्क आर्म मूवमेंट. ठीक है, कैलकुलेशन का तरीका सेम, 0 से लेके 4999 तक आपने एक लाइन बनाई, उसमें सारे नंबर्स को प्लॉट किया इंक्लूडिंग दिस क्यू एज वेल एज हेड की पोजीशन के साथ. फिर आपने लाइंस ड्रॉ करी और इसको कैलकुलेट किया. सॉल्व करिए इसको. नंबर स्टार्ट हुआ 0 से लेके 4999 तक. ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो सबसे पहला नंबर है हमारा 86. सपोज 86 आ रहा है यहाँ पर. नेक्स्ट 86 के बाद हमारा आएगा 130. सपोज 130 यहाँ पर आया. नेक्स्ट 130 के बाद 143 जो हमारा हेड की पोजीशन दिया हुआ था 143. 143 के बाद नेक्स्ट है आपका 913.
सपोज 913 यहाँ पर आया। नेक्स्ट 948 नेक्स्ट इसके बाद है आपका 1022। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा 1470। नेक्स्ट इसके बाद है 1509। नेक्स्ट है आपका 1750। नेक्स्ट है आपका 1774। दैट्स इट, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो डिस्क की अभी हेड की पोजीशन है वो कहां पर है हमारा 143 पे। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग पोजीशन हमारे लिए हो गई है। रिक्वेस्ट को सर इस ऑर्डर में करना है। सबसे पहले रिक्वेस्ट आई 83, तो 143 से हम गए 86। नेक्स्ट दूसरी रिक्वेस्ट 1470, तो 86 से गए 1470 पे। नेक्स्ट 913। नेक्स्ट 1774। नेक्स्ट 948। नेक्स्ट 1509। नेक्स्ट 1022। नेक्स्ट 1750। नेक्स्ट 130। लास्ट रिक्वेस्ट। तो ये आपका डायग्राम बना डिस्क मूवमेंट का। सबका डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए और फाइनल आंसर बताइए। कैलकुलेट कीजिए, फाइनल आंसर बताइए चैट बॉक्स में। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया। करंट रिक्वेस्ट है 143 पे। उसके बाद जो आपका ऑर्डर था वो था, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में अगर गलत नोट किया होगा तो नहीं आएगा आंसर सही। 86 1470 913 1774 948 1509 1022 1750 130। रिक्वेस्ट सर्व हो रही थी 143 पे। तो स्टार्टिंग पोजीशन थी 143, उसके बाद आया 86। डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। 143 माइनस 86 कितना आया 57। दिस इज 57। नेक्स्ट रिक्वेस्ट गई 1470 पे माइनस 86। दिस इज 1384। इस तरह से सबके लिए कैलकुलेट कीजिए और आखिरी में सबको ऐड कर दीजिए। सिर्फ अभी तक 5 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर बताया है।
इट्स बेटर आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेज ना करें, आप लोग पब्लिकली मैसेज करें। तो सबको आपका आंसर भी दिखे। करेक्ट आंसर दिया है अभी तक अनिवेश सिंह, दीप्ति मौर्य, अमन केसरवानी, मालविका, तनुज और शिल्पी ने। बाकी सबके आंसर गलत हैं। आशना करेक्ट। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं उसको। अगर किसी को नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कीजिए। सुहानी सिंह करेक्ट, इशिता जायसवाल करेक्ट, सेजल करेक्ट। ओके, चलिए ठीक। करेक्ट आंसर इज 7081। काफी लोगों ने सही आंसर किया। करेक्ट आंसर इज 7081। बाकी अगर किसी का कोई और आंसर आ रहा है तो वो आंसर गलत है। अपना कैलकुलेशन चेक कीजिए। इन दिस correct answer is 7081। जब आपने यहाँ पर डिफरेंसेस फाइंड कर दिए, जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, जो आपने डिस्क मूवमेंट के लिए आपने लाइंस प्लॉट कर दी, अब आपको दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। मतलब जैसे मुझे इस लाइन पे डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे डिस्क मूवमेंट कहाँ कहाँ पर हो रहा है। 1470 से हमारी रिक्वेस्ट जा रही है 913 पे, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1470 माइनस 913, तो ये हमारा हुआ 557। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 557। अब जब हम टोटल निकालेंगे तो टोटल में हम ऐड करेंगे 57 प्लस 1384 प्लस 557, लाइकवाइज जितने भी आपकी रिक्वेस्ट हैं सबके करस्पॉन्डिंग। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 7081। क्लियर है सबको? चलिए वापस इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट था इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सबसे सिंपल है। द रिक्वेस्ट आर एड्रेस इन द ऑर्डर दे अराइव इन द डिस्क क्यू। जिस ऑर्डर में हमारे डिस्क क्यू में रिक्वेस्ट आई है उसी ऑर्डर में हम सबको प्रोसेस कर रहे हैं। एडवांटेज क्या था, एवरी रिक्वेस्ट गेट अ फेयर चांस। यहाँ पर कभी भी कोई पार्शियलिटी होने का चांस नहीं है, क्योंकि जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई है हमेशा उसी ऑर्डर में रिक्वेस्ट प्रोसेस होंगी। दूसरा, यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट इनडेफिनेटली वेट नहीं करेगी। मतलब कभी भी इनफाइनाइट वेटिंग की स्टेट में कोई भी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आ रही थी उसी ऑर्डर में होगी। अगर कोई रिक्वेस्ट 100 नंबर पे आई है तो 100 नंबर के बाद वो प्रोसेस होगी। तो इनफाइनाइट वेटिंग जैसी स्टेट कभी भी नहीं अराइज होगी। डज नॉट ट्राई टू ऑप्टिमाइज सीक टाइम। यहाँ पर इस एल्गोरिथम में हमने कहीं पर भी कोई और
मैकेनिज्म लगा के अपने डिस्क आर्म के मूवमेंट को कम करने की कोशिश नहीं करी। तो यहाँ पर बेसिकली वी आर नॉट ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज द सीक टाइम, जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आ रही थी वहीं पे। दूसरा, मे नॉट प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपकी रिक्वेस्ट हमेशा बेस्ट पॉसिबल सर्विस ही प्रोवाइड करे। अभी जब हम ऑल एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये 2 पॉइंट्स आपको और क्लियर होंगे जो इसकी डिसएडवांटेजेस है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है तो क्वेश्चन टाइप कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। चलिए 10:15 हो रहा है, मैं 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। 5 मिनट के बाद फिर स्टार्ट करेंगे 10:20 पे। क्लास आपकी 11 बजे तक चलेगी, 11 o'clock तक। ओके, तो 10:20 पे दोबारा से रिज्यूम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, आवाज आ रही है सबको? स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम आपकी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इन शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, अब हमें जो रिक्वेस्ट को सर्व करना है उन रिक्वेस्ट को पहले सर्व करना है जिसमें शॉर्टेस्ट सीक टाइम हो। शॉर्टेस्ट सीक टाइम से मतलब कि हमारा जहां पर भी हेड पोजीशन होगा उसके नियर बाई जो भी रिक्वेस्ट होगी वेटिंग क्यू में उसको पहले प्रोसेस करना है। मतलब सपोज अगर हम 45 हेड पोजीशन पर है, हमारा हेड जो है वो 45 पोजीशन पर है और हमें रिक्वेस्ट सर्व करना है 46 और 90, तो 46 हमारे बिल्कुल पास है तो हम 46 को पहले सर्विस देंगे इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू 90। तो यहाँ पर आपका जो भी रिक्वेस्ट को सर्व करने में मिनिमम टाइम लगेगा उस रिक्वेस्ट को या मिनिमम मूवमेंट लगेगा उस रिक्वेस्ट को हम पहले सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, अब किसमें पहले मिनिमम टाइम लगेगा इसको हमें पहले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो द सीक टाइम ऑफ एवरी रिक्वेस्ट इज कैलकुलेटेड इन एडवांस in the queue and then the scheduled according to their calculated seek time। मतलब जब भी हम किसी पोजीशन पे मूव करके गए, हमारा हेड पोजीशन मूव हुआ, अब जितने भी प्रोसेस हमारे पास वेटिंग क्यू में है उन सबका हमें सीक टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिफरेंस। उसके बाद उनमें से जो मिनिमम होगा हम उस पर अपना डिस्क आर्म मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें एडवांटेजेस क्या है? यहाँ पर जो आपका एवरेज रिस्पांस टाइम है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, रिस्पांस टाइम कम लगेगा क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट जल्दी सर्व हो जाएंगे। एवरेज रिस्पांस टाइम। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका जो थ्रूपुट है, थ्रूपुट ज्यादा होगा कि एक यूनिट इंटरवल में ज्यादा रिक्वेस्ट आप सर्विस कर पाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है कि ओवरहेड इन कैलकुलेटिंग द सीक टाइम इन एडवांस। जब भी हमने डिस्क आर्म को मूव किया तो हमारी वेटिंग क्यू में जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सारे प्रोसेसेस का हमने सीक टाइम कैलकुलेट करके एडवांस में रखा। ये हमारा इसमें डिसएडवांटेज है क्योंकि कुछ टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, दैट इज अगेन एन ओवरहेड विद द सिस्टम। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं, जो मैंने अभी आपको पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था उसी को यहाँ पर अब आप सॉल्व करते हैं SSTF से, मतलब दिस क्वेश्चन। हमें जो एल्गोरिथम यूज करनी है वो है
SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। आपका IOQ सेम है, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67। हेड की पोजीशन है 53 पे, और हमें यहाँ पर डिस्क मूवमेंट या सीक टाइम कैलकुलेट करना है यूजिंग SSTF एल्गोरिथम। अगेन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करी। इस क्वेश्चन में हमने अज्यूम किया था जो डिस्क का साइज है वो 200 सिलेंडर्स की है, तो नंबरिंग हमारी हुई 0 to 199। ये हमारे नंबर्स हो गए। अब इसके बीच में सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स को अरेंज करना, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सपोज पहला नंबर आएगा 14, देन 37, देन 53, देन 65, 67, फिर 98, देन 122, देन 124, देन 183। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो हमारी रिक्वेस्ट है, हेड है, वो अभी है 53 पे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां से हमें रिक्वेस्ट को सर्व करना है। पहली रिक्वेस्ट जो थी हमारी, अगेन मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट नोट कर दे रहा हूँ क्यू की। क्यू में रिक्वेस्ट आई थी 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67। इस ऑर्डर में हमारी रिक्वेस्ट सिस्टम में एंटर करी थी। अब अगर हम देखें तो हमें जो रिक्वेस्ट सर्व करनी है, अब रिक्वेस्ट कौन से सर्व करनी है, हमारा हेड पोजीशन यहाँ पर है। अब जो भी रिक्वेस्ट हमें नियर बाई पड़ेगी, हम उसको पहले सर्विस प्रोवाइड करेंगे। रिक्वेस्ट भले ही इस ऑर्डर में आई, मगर जब हमारा हेड आर्म 53 पे था, तो हमने क्या किया, इन सबसे डिफरेंस कैलकुलेट किया करंट पोजीशन का। तो जो भी सबसे पास पड़ेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इजी तरीका है इसको, अगर हम टू द स्टेप ना जाएं, जो आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसमें आपको इसी तरह का कुछ ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो जब हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि 53 से हम दो जगह पे जा सकते हैं, एक है 65 और एक है 37। तो 65 पे अगर हम मूव करते हैं 53 से, तो हमारा मूवमेंट होगा 12, और अगर 53 से हम 37 पे जाते हैं तो मूवमेंट होगा 16। मतलब कि इस पोजीशन से अगर हम इधर गए 65 पे तो हमारा डिफरेंस आया या मूवमेंट हुआ 12, और इधर गए तो हुआ 16। तो कौन सा ज्यादा पास है, 12 वाला। तो हम यहां से मूव करेंगे 65 पे। ठीक है, तो अब सबसे पहला 53 से मूव किया 65। नेक्स्ट, अब 65 से कौन सा पास पड़ेगा, 67 पास पड़ेगा कि 37? क्लियरली विजिबल है 67। तो यहां से 65 से हम मूव कर गए 67 पे। अब 67 पहुंच गए, 67 के बाद अब कौन सा पास पड़ेगा, 98 की 37? 98 पास पड़ेगा कि 37? कैलकुलेट करिए जल्दी से। 37। तो 67 से हम मूव कर गए 37। 37 के बाद नेक्स्ट 14 पास पड़ेगा कि 98? 14। तो 37 से मूव किए 14 पे। 14 के बाद अब इधर की तो सारी रिक्वेस्ट हो गई लेफ्ट हैंड साइड पे, अब राइट हैंड साइड पे ही ऑप्शन है हमारे पास, तो हम गए 98 पे। 98 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट 122, 122 के बाद 124, 124 के बाद 183।
ठीक है। नेक्स्ट सेम वे सबका डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। यहां पर डिफरेंस आ रहा था हमारा 12, 65 माइनस 53। नेक्स्ट 65 7 माइनस 65 2 आया। यहां पर 67 माइनस 37 30। सिमिलरली 37 माइनस 14 ये आपका हुआ 23। 98 माइनस 14 ये आपका हुआ 84। नेक्स्ट 122 माइनस 98 ये आपका हुआ 24। नेक्स्ट 124 माइनस 122 डिफरेंस 2। 183 माइनस 124 ये डिफरेंस हुआ 59। अब नेक्स्ट सबको ऐड कर देते हैं। टोटल मूवमेंट कितना हुआ हमारा 12 प्लस 2 प्लस 30 प्लस 23 प्लस 84 24 2 59। ठीक है। तो इस केस में आपका टोटल जो मूवमेंट आया दैट इज 236। This will be equal to 236। करेक्ट 236। समझ में आया। चलिए ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो अभी ये क्वेश्चन किया था एफसीएफएस से, अब इसी क्वेश्चन को एसएसटीएफ से करिए। सॉल्व द सेम क्वेश्चन विथ एसएसटीएफ। चलिए सॉल्व करके आंसर बताइए इसका, कि बताने की जरूरत है मुझे। चलिए जब तक आप लोग सॉल्व करते हैं तब तक मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, बस बाकी कैलकुलेशन मैं नहीं बना रहा हूं। डिस्क आर्म साइज था 0 से 4999। जो हमारी रिक्वेस्ट थी उनको जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो सबसे पहले आया हमारा 84, सॉरी 86, 143,
143 के बाद है आपका 948, 948 के बाद सॉरी 913, 913, 948 और फिर है आपका 1022, नेक्स्ट 1470 और 1509, 1750, 1774। रिक्वेस्ट सर्व होना स्टार्ट हुई हमारी 143, 143 से गए 130, 130 से गए 86, 86 से गए 913, फिर 948, 1022, 1470, 1509, next 1750, next 1740। करेक्ट आंसर कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आया है आदित्य, तनुज, विशाल, श्रुति, सुहानी, आशना, श्वेता अग्रवाल, वर्षा यादव, बस बाकी सबका आंसर गलत है। जागृति, प्रिया, छवि करेक्ट, इशिता जायसवाल करेक्ट, श्वेता सिंह करेक्ट, करेक्ट आंसर इज 1745, 1745। काफी लोगों ने सही आंसर किया, जो लोग गलत कर रहे हैं वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन सही से कीजिए, यूज कैलकुलेटर। मैनुअल सॉल्व करेंगे तो यू माइट मिस सम वैल्यूज। करेक्ट आंसर इज 1745। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहां तक? कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए अभी। नीलेश का आंसर सही है, दीप्ति, उत्तम, अमन केसरवानी करेक्ट आंसर, गुड। उन्नति, विकास सही है। चलिए कोई क्वेश्चन किसी को? क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टाइप कीजिए। हाँ, लिसन, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में अगर सपोज ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड मूव करने पे दोनों साइड पे हमारा जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। सपोज इट माइट बी पॉसिबल कि हम पोजीशन 50 पे हैं और हमें एक रिक्वेस्ट सर्व करनी है 0 पर और एक रिक्वेस्ट सर्व करनी है 100 पर,
ठीक है, या इसको यही आपको इसी डायग्राम में क्लियर करता हूं। सपोज यहां पर कहीं पर हमारा आएगा 1000, ठीक है, यहां पर कहीं पर आएगा हमारा 900, रुकिए, we are having 900 here, 1000 and here 800, और यहाँ पर फिर हमारी आगे रिक्वेस्ट है 1025 और इधर रिक्वेस्ट है कोई 725, ठीक है। सपोज हमारी पोजीशन है यहाँ पर 900 पर, अब दोनों साइड पे डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर हम 800 मूव करते हैं तब भी 100 डिफरेंस है, 1000 मूव करते हैं तब भी 100 डिफरेंस, सॉरी 100 डिफरेंस है, तो अब किस साइड मूव करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, अब उस क्वेश्चन से हमें ट्रेस करना होगा डायरेक्शन ऑफ डिस्क आर्म मूवमेंट, कि डिस्क आर्म हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कभी कभी ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होता है कि डिस्क आर्म इज मूविंग टूवर्ड्स, सपोज यहाँ पे दिया है 4099, या इधर दिया है डिस्क आर्म इज मूविंग टूवर्ड्स 0। तो अगर आपको डिस्क आर्म मूवमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उस डिस्क आर्म मूवमेंट की तरफ जाएंगे। जैसे अभी जो एग्जांपल हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको एक हिंट दिया हुआ है जिस डेटा को हमने इग्नोर किया था। क्या दिया हुआ है, द ड्राइव इज करेंटली रिक्वेस्ट सर्विंग अ रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर ड्राइव के लिए आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि हमारी जो करंट रिक्वेस्ट है वो कहाँ पर है 143 पे, और प्रीवियस रिक्वेस्ट कहाँ थी 125 पर। मतलब हमारा जो हेड का डायरेक्शन है वो किस साइड है, राइट साइड है। 125 से कहा गया है 143 पे, मतलब राइट साइड मूव कर रहे हैं। तो अगर हम राइट साइड मूव कर रहे हैं तो जब डिफरेंस इक्वल आएगा, जैसा इस केस में हुआ, हमारा डिफरेंस इक्वल आया तो हम राइट साइड में मूव करेंगे पहले, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ डिस्क आर्म मूवमेंट। तो ये आपको क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, उस डायरेक्शन में हम प्रोसीड करेंगे इक्वल के केस में। बस अगर इक्वल नहीं है तब उस केस में जो हम जैसे कर रहे थे वैसे, जो भी मिनिमम होगा उस पर। हाँ, एक क्वेश्चन है नीलेश, बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। सर मान लीजिए डायरेक्शन नहीं दिया है तब क्या करेंगे? नहीं, डायरेक्शन दिया होगा। और मान लीजिए अगर जो स्टार्ट ऐसा क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन हमेशा दिया होता है, क्योंकि अभी जो हमने ये दो एल्गोरिथम डिस्कस करी, आपकी FCFS और SSTF, इन दोनों एल्गोरिथम में डायरेक्टली डायरेक्शन का यूज नहीं है। बाकी जो हमारी अभी 4 एल्गोरिथम्स बची हैं, स्कैन, सी स्कैन, लुक और सी लुक, उनमें हमारा डायरेक्शन का भी रोल है। तो अगर आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको डायरेक्शन जरूरी है दिया होगा। और इन केस वर्स्ट केस में एज्यूम कर लेते हैं कि आपको डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप फिर उसमें एजम्पशन लेके कर लीजिए कि वी आर एज्यूमिंग दैट डिस्क आर्म इज मूविंग टुवर्ड्स दिस, तो इसलिए हमने इसको ऐसा कंसीडर किया है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका उत्तम सिंह, डिस्क का रोटेशन तो फिक्स है क्लॉकवाइज। यहाँ पर हम डिस्क के रोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिस्क आर्म के रोटेशन की बात कर रहे हैं कि डिस्क आर्म को हमें कितना मूव करना होगा,
ठीक है, हम सीक टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें डिस्क रोटेशन से मतलब नहीं है कि वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। वो हालांकि फिक्स होता है कि जो भी आपका रोटेशनल लेटेंसी कैलकुलेट होती है उसमें एक ही डायरेक्शन होगा, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो पहले से फिक्स होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है पीयूष का, प्रेजेंट में ये एल्गोरिथम यूज होती है क्या? तो अभी हम 6 एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं, 2 ही मैंने आज कवर करी हैं, बाकी और सारी कवर कर लेते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन देयर कंपैरेटिव स्टडी फिर हम बताएंगे कि कौन सी एल्गोरिथम अभी यूज होती है। इसका आंसर अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। हमने टोटल 6 एल्गोरिथम्स पढ़नी है। टुडे वी हैव कंप्लीटेड ओनली 2, नेक्स्ट 4 और कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ऑल 6 एल्गोरिथम्स की, फिर ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है और किस केस में। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दो एल्गो कंप्लीट कर लिए, बाकी नेक्स्ट एल्गोरिथम्स आपकी कल की क्लास में। टाइमिंग सेम रहेगा आपका 9 से 10 कल की क्लास का। इस यूनिट में सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए सबसे पहले इसको उठाया। ये आपका ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर एग्जाम में आता है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे क्वेश्चन। चलिए ठीक है, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। ओके, थैंक यू।